हेलो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था और सुप्रीम कोर्ट के बारे में जितने भी प्रोसीजर फॉलो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए, उनके अपॉइंटमेंट, उनके रेजिग्नेशन और उनके रिमूवल से लेके सारी बातें पढ़ी थी और सारे आर्टिकल भी डिस्कस किए थे। तो आज हमको जुडिशरी में ही नेक्स्ट पार्ट पढ़ना है, हाई कोर्ट। और कल मैंने बताया था पीआईएल, जो मैं कल नहीं बता पाया था वो आज बताऊंगा। पीआईएल से देखिए अक्सर क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले चीज तो ये भी कभी कभी पूछ लेता है, अगर छोटे एग्जाम्स की बात है, कि पीआईएल का फुल फॉर्म बताइए। ठीक, तो इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल। अब पीआईएल कौन डाल सकता है? तो पीआईएल कोई भी डाल सकता है, बस उसका सेल्फ इंटरेस्ट उसमें ना हो। तो अगर कोई जिसमें उसका सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है वो पीआईएल दाखिल कर सकता है। पीआईएल दाखिल कहां होगी? या तो हाई कोर्ट में या तो सुप्रीम कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पीआईएल दाखिल नहीं होती है। और बात एक जानने वाली जरूरी है, क्या पीआईएल कॉन्स्टिट्यूशनलाइज है, फॉर्मल है? तो पीआईएल का कोई भी कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है। ये जुडिशरी की क्या है, एक्टिवनेस है कि पीआईएल होता है। अब पीआईएल जब बात चलती है तो सबसे पहले ये जानना है कि पीआईएल का कॉन्सेप्ट लाया कौन, यानी भारत में पीआईएल का कॉन्सेप्ट ले आए पीएन भगवती। तो आपसे पूछता है कि कौन? तो पीएन भगवती। एक क्वेश्चन और पूछता है कि जब पहली पीआईएल दाखिल हुई तो उस समय जज कौन थे, सीजीआई कौन थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? तो वो थे वाई वाई चंद्रचूड़। इससे पीआईएल से बस इतना ही क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछता है। हाँ, अगर आप मेंस लिखने जा रहे हैं तब पीआईएल से क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से बनते हैं कि पीआईएल के क्या फायदे हैं, एडवांटेजेस, बेनिफिट्स, और क्या उसके नुकसान हैं, डिमेरिट्स। और ऑलमोस्ट इसी तरीके से क्वेश्चंस बनाता है कि जुडिशियल एक्टिविज्म में पीआईएल कितना जो है हेल्पफुल रहा या नहीं रहा। तो अब आइए हम पढ़ेंगे हाई कोर्ट। अब देखिए हाई कोर्ट को डिटेल में समझना है। जैसे हम लोग पढ़े थे सेंटर की बात स्टेट में भी लागू हो रही थी, उसी तरीके से जो चीजें कुछ सुप्रीम कोर्ट में होती हैं वो हाई कोर्ट में भी होंगी और कुछ चेंजेस होंगे। तो जो चेंजेस हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और जो चीज एज सेम रहेगी वो याद करने में हमको आसानी हो जाएगी। ये चीज आप समझ रहे हैं? तो सबसे पहले ये आइए कि हाई कोर्ट किस पार्ट में आएगा। तो हाई कोर्ट आएगा पार्ट 6 में, भाग 6 में। और चैप्टर कौन सा होगा इसका? चैप्टर 5। जब सुप्रीम कोर्ट की बात आई थी तो ये कहां था? पार्ट 5 और चैप्टर 4। 1 माइनस कर देंगे आप तो ये आ जाएगा यहां। अब आगे आपको ये पढ़ना है हाई कोर्ट में कि आर्टिकल 214 ये कहता है कि हर स्टेट में हाई कोर्ट हो। जरूरी नहीं है कि है, जैसे कुछ यूटीज में नहीं है, वो कहीं और उनका हाई कोर्ट है। ठीक, तो ये कहता है कि हर स्टेट में हाई कोर्ट होना चाहिए, आर्टिकल 214। अब जब हाई कोर्ट की बात आ रही है और होना चाहिए तो सबसे पहले कोर्ट भाई किससे मिलकर बनेगा? जजों से। तो जजों की बात होती है, तो जज बनने के लिए, हाई कोर्ट का जज बनने के लिए आपको क्या होना चाहिए? कुछ योग्यताएं होनी चाहिए, कुछ क्वालिफिकेशन होने चाहिए। वो क्वालिफिकेशन पहला क्या होना चाहिए आपका? सिटीजन ऑफ इंडिया। अब ये चीज सुप्रीम कोर्ट के जज में भी थी। ठीक, अब दूसरी चीज क्या होना चाहिए? 10 ईयर्स का क्या होना चाहिए? आप एडवोकेट हो। कहां पे? हाई कोर्ट में, या आपके पास 10 ईयर की सर्विस हो। कौन सी सर्विस? जुडिशियल सर्विस। आप न्यायिक विभाग में 10 साल से हो, जुडिशियल सर्विस की बात कर रहा है। उसके बाद देखिए, जब ये दोनों आप पूरा करते हैं तो आपको एक चीज और समझ में आती है कि मैक्सिमम पीरियड तक आप रिटायर कब होंगे? 62 साल। अब वहां पे कहा कितना था? 65। चलिए आपको याद है, अच्छी बात है। तो ये है क्वालिफिकेशन ऑफ जज की, हाई कोर्ट की। अब ये बताइए कि जैसे ही आप क्वालिफाइड हो गए जज बनने के लिए तो इसके बाद आपकी क्या होगी? अपॉइंटमेंट होगी। तो यहां पे लिख लीजिए क्या? अपॉइंटमेंट, आपकी नियुक्ति होगी। अपॉइंट आपको कौन करेगा? आपको अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट। अब देखिए कहीं कहीं आप देखेंगे कि ये लिखा हुआ होगा, या क्वेश्चंस में करते क्या है कि, या आप रियल लाइफ में देखेंगे कि गवर्नर शपथ दिलाते हैं, अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट के कहने पे करते हैं वो। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा अपॉइंटमेंट डन बाय हाई कोर्ट जजेस, ठीक है, हाई कोर्ट जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो वो कौन होंगे? प्रेसिडेंट होंगे। और जो अपॉइंट कराएगा वही, उसी को आप क्या करते हैं? रेजिग्नेशन देते हैं। तो रेजिग्नेशन की बात जब आएगी तो कौन होंगे? ये भी प्रेसिडेंट होंगे। जब आपको अपॉइंट प्रेसिडेंट कराए, रेजिग्नेशन आप प्रेसिडेंट को दे रहे हैं, तो ओथ आपको कौन दिलाएगा? एज ए हाई कोर्ट जज की ओथ भी दिलाएंगे प्रेसिडेंट।
तो प्रेसिडेंट को बीच में ऐसे बना लीजिए गोला, एक फ्लो चार्ट की तरह, यहां अपॉइंटमेंट नियुक्ति, यहां शपथ और यहां रेजिग्नेशन लिख के तीनों के बीच में प्रेसिडेंट, ये हाई कोर्ट के जज की बात होगी कि आपको तीनों में क्या हो जाएंगे, प्रेसिडेंट करेंगे। अब देखिए समझने वाली बात ये है कि आप रेजिग्नेशन दिए, ओथ दिए, ये सारी चीजें हो गई, तो हमने वहां क्या पढ़ा था कि इसके अलावा भी तो रिमूवल होगा हाई कोर्ट के जज का। तो यहां जब रिमूवल की बात आती है हाई कोर्ट के जज की, तो वो कुछ नहीं लिखा है, साफ साफ लिखा है कि एज सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज। तो सुप्रीम कोर्ट के जज को हम कैसे हटाए थे, किसी भी सदन में वो बिल जाएगा और दोनों सदन किस बहुमत से पास करेंगे, विशेष बहुमत से 2/3 के साथ पास करेंगे और उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाएगा और वो साइन करेंगे। अब उसमें हमने एक चीज ये बताई थी कि ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं वो एक सेशन में होनी चाहिए। किस सेशन में, वन सेशन में। जब वन सेशन में कंप्लीट होगी तभी जज का रिमूवल माना जाएगा। जब रिमूवल माना जाएगा और एक सेशन में कंप्लीट हो जाएगी तो रिमूव कौन करेंगे, तो रिमूव भी करेंगे प्रेसिडेंट। तो यहां पे रिमूवल भी और यहीं पे रेजिग्नेशन भी। अब ये चीज समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हाई कोर्ट में आपको इसमें इस तरीके से पढ़ना है। उसके बाद जब मान लीजिए आपने ओथ दिला दिया, पद की शपथ हो गई, तो ये क्या करते हैं, सैलरी लेंगे, सैलरी लेंगे। और ये कहां के हैं जज, बताइए, स्टेट के हैं, स्टेट के जज हैं, स्टेट के, किसी स्टेट के जज हैं, ये सैलरी लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के जज सैलरी कहां से लेते थे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, भारत की संचित निधि से। और ये सैलरी लेंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, राज्य की संचित निधि से। लेकिन यहां एक कैच है, हर बार एक क्वेश्चन पूछता है। मान के चलिए कि अगर हाई कोर्ट से क्वेश्चन पूछ रहा है तो या तो वो आर्टिकल पूछ लेगा, या ये वाला फ्लो चार्ट पूछ लेगा आपसे, या फिर ये जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं अभी बताने जा रहा हूं, ये सैलरी तो लेते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, लेकिन ये जब पेंशन की बात आती है, रिटायरमेंट के बाद जब पेंशन की बात आती है, तो ये पेंशन लेते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। और यही बार बार क्वेश्चन पूछता है फंसाने के लिए। जब सुप्रीम कोर्ट के जज अपनी सैलरी और पेंशन दोनों कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लेते हैं, भारत की संचित निधि से लेते हैं, लेकिन हाई कोर्ट के जो जज होते हैं वो अपनी सैलरी भारत की संचित निधि से नहीं, स्टेट की संचित निधि से लेते हैं। और पेंशन कहां से लेते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। और ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको कि हाई कोर्ट से पूछता है अगर क्वेश्चन, तो ये उसका मैक्सिमम चांस है कि ये पूछेगा, या कूट में करके दे दे या जैसे भी करके दे दे, ये पूछेगा। अब देखिए जैसे हम लोग वहां पढ़े थे क्या, एडहॉक जजेस और एक्टिंग जजेस, वहां पढ़े थे ना कि एक्टिंग जजेस की बात हो रही है और एडहॉक जजेस की। तो सबसे पहले एडहॉक जजेस पढ़ लिया जाए। और ये किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 223, ये है एक्टिंग जजेस। कौन से, एक्टिंग। और एक्टिंग जजेस का मैंने कल ही बताया था आपको कि वही जज होंगे जो एक्ट करेंगे। अब एक्टिंग जजेस की जरूरत आपको कब पड़ती है ये बताइए, जब अगर वैकेंसी हो या एब्सेंसी हो। जब कोई नहीं है तभी तो आपको जरूरत पड़ेगी, या वैकेंसी हो या एब्सेंसी हो। तो और ये कौन बनेंगे, इनको भी कौन अपॉइंट करेगा, वहां कौन कर रहे थे, प्रेसिडेंट कर रहे थे। और किसको ये अपॉइंट करेंगे, जो भी आदमी हाई कोर्ट के जज के लिए क्या होगा, एलिजिबल होगा। और एलिजिबिलिटी हमने क्या पढ़ी, वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 10 साल एडवोकेट होने चाहिए कंसेक्यूटिव ईयर में, या 10 साल की जुडिशियल सर्विस होनी चाहिए। ये चीज हम पढ़ चुके हैं। अब बात आती है तदर्थ की, एडहॉक की। तो एडहॉक में आप लोग जानते हैं कि एडहॉक कब होता है, जब कोरम पूरा नहीं होगा। एक क्वेश्चन सीधे पूछ लेता है, ये बताइए एडहॉक की स्थिति। देखिए एक्टिंग में क्या है, या तो वो एब्सेंट हो या वैकेंट हो, यही होगा ना, या एब्सेंट हो या वैकेंट हो। लेकिन कोरम में क्या है कि जब कोरम पूरा ना हो, और कोरम का मतलब जैसे आम भाषा में भी कहते हैं ना, कह रहे ये काम कियो या बस कोरम पूरा कियो, मतलब एटलीस्ट इतने होने चाहिए, बस कर दिए हैं। तो जैसे आप लोग लोकसभा और राज्यसभा में भी पढ़ते हैं कि कोरम क्या था, वहां 1/10 था, तो यहां भी कोरम होता है। तो कोरम पूरा जब नहीं होगा तो एडहॉक जजेस आएंगे। और एडहॉक जजेस कौन आएंगे, वो जजेस हाई कोर्ट के जो क्या हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं। और इनको भी कौन अपॉइंट करेगा, इनको भी अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट। लेकिन किसकी सलाह पे करेंगे, उस स्टेट के चीफ जस्टिस के। जैसे मान लीजिए लखनऊ है, इलाहाबाद है, ये दो पीठ हैं, ठीक।
इलाहाबाद हाई कोर्ट माना जाता है उत्तर प्रदेश का और लखनऊ उसकी पीठ है, मतलब एक और ब्रांच है। ठीक, तो अगर मान लीजिए कि कोरम पूरा नहीं हो रहा है तो यहां जो जजेस होंगे यहां के हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद वो करेंगे क्या कि प्रेसिडेंट से कहेंगे कि सर ये एक रिटायर्ड जज है, मैं सजेस्ट कर रहा हूं आप इनको एडहॉक जज बना दीजिए कि ये कोरम पूरा हो जाए। इस तरीके से आप समझ गए लाइव एग्जांपल से। तो ये एक चीज है, यहां पे एक्टिंग जज की बात हो गई और कोरम में एडहॉक जज की बात हो गई। यही सेम चीज आप कहां पढ़े थे, सुप्रीम कोर्ट में भी। तो यहां पे कंफ्यूजन नहीं है, वो सेम चीज है, एक्टिंग का मतलब भी वही है, यहां भी एडहॉक का मतलब भी वही है, यहां पे मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब वहां पे हम लास्ट में एक चीज और पढ़े थे, क्या, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो आप सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बताइएगा कौन सा आर्टिकल था। मैं आपको यहां पे हाई कोर्ट का कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बता रहा हूं, क्यों, क्योंकि वो कल पढ़ा चुका हूं। हाई कोर्ट का कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आर्टिकल है, पहला क्वेश्चन सीधे पूछता है किस आर्टिकल में, आर्टिकल 215, सीधे आर्टिकल 215। अब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूं कि ये जितने भी होंगे, क्या होंगे, जितने भी इनके डिसीजन होंगे वो लोअर कोर्ट्स में माने जाएंगे, तभी ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहलाएंगे। और दूसरी बात कि अगर इनकी अवहेलना होती है कोर्ट की तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा सकते हैं, तभी ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहलाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 226। आर्टिकल 226 क्यों इंपॉर्टेंट है, हमने जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया था तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या बताया था कि आर्टिकल 32, ठीक, फंडामेंटल राइट के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या जारी करता है, रिट जारी करता है। कितने प्रकार की रिट जारी करता है, 5 प्रकार की रिट जारी करता है। ठीक, उसी तरीके से आर्टिकल 226 के तहत कौन रिट जारी करता है, हाई कोर्ट। लेकिन हाई कोर्ट की रिट का पावर ज्यादा है। अब देखिए क्वेश्चन इसी तरीके से पूछता है कि हाई कोर्ट का पावर इज ग्रेटर देन सुप्रीम कोर्ट का पावर किस मामले में, इशूइंग रिट, इशू करने में किसका, इशूइंग ऑफ रिट। अब कैसे है ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है और रिट कैसा होता है, स्पेशल ऑर्डर होता है, ऑर्डर है लेकिन स्पेशल है, जिसमें क्या होता है, मेंशन की क्या किया जाएगा। जैसे हैबियस कॉर्पस में आप क्या कहते हैं, टू ब्रिंग, आप सशरीर हाजिर करिए, तो आपने हैबियस कॉर्पस कहा और उसमें मेंशन है कि वो क्या करना है, मैंडमस कहा, मेंशन है क्या करना है, ठीक है, क्वो वारंटो कहा, मेंशन है। तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट जारी कर सकता है, लेकिन आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट या अन्य मामले अदर्स के लिए भी जारी कर सकता है। अब देखिए क्या अदर्स के लिए, मैसेज, मान लीजिए कि कोई ऐसे मामले जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड नहीं है, रिलेटेड हो पब्लिक ऑर्डर से, किससे, पब्लिक ऑर्डर से, लोक कल्याण से या पब्लिक प्रशासन से रिलेटेड हो। जैसे मान लीजिए कि कुछ भी पब्लिक ऑर्डर में कुछ भी ले आइए, टाइटल छूट ले आइए, कुछ भी ले आइए, तो आप क्या करेंगे, इसके लिए भी वो जारी कर सकते हैं। तो आप बताइए रिट पावर किसकी ज्यादा है, एक सिर्फ इसके लिए कर पा रहा है, एक इसके लिए और अदर्स के लिए भी कर पा रहा है। तो इसका मतलब है कि हाई कोर्ट का रिट इशू करने का पावर सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है। और ये क्वेश्चन फंसाने के लिए हर बार यूपीपीसीएस या यूपीएससी इस तरीके से पूछ लेते हैं कि पावर जो है रिट की हाई कोर्ट की ज्यादा है सुप्रीम कोर्ट से। तो अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं है तो आप ये सोचेंगे कि अरे सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है, सबसे बड़ा कोर्ट है, इससे ज्यादा कैसे पावर हो सकता है। क्यों, क्योंकि आपके दिमाग में इंटीग्रेटेड जुडिशरी का कॉन्सेप्ट तो है कि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है और जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा फाइनल एंड बाइंडिंग होगा। लेकिन रिट के मामले में इसीलिए आर्टिकल 226 अलग से बताया जाता है। अब इसके साथ हम लोग पढ़ेंगे 227। देखिए 227 में क्या है कि 227, यहां पे मैं रब कर देता हूं, 227 में क्या है कि हाई कोर्ट के नीचे कुछ कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट के नीचे कोर्ट्स होते हैं, जैसा कि हाई कोर्ट के इक्विवेलेंट माना जाता है ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं, माने इक्विवेलेंट जाते हैं, लेकिन इनके एडमिनिस्ट्रेशन की जो बात, जो देख रेख करता है वो कौन करता है, हाई कोर्ट करता है। और इसके नीचे क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अलावा भी ग्राम न्यायालय, ये सारे कोर्ट्स हैं। इनका एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखेगा, प्रशासन कौन देखेगा, एडमिनिस्ट्रेशन इनका देखता है हाई कोर्ट। तो अब ये देखिए कोर्ट, यहां पे हाई कोर्ट
जुडिशियल बॉडी के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी भी हो गया। इस वजह से ये आर्टिकल क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया कि लोअर कोर्ट्स कैसे चलेंगे इसका निर्धारण कौन करता है, हाई कोर्ट करता है। और ये किस आर्टिकल में है, 227 में। अब इंपॉर्टेंट समझ में आया 227 का, और 227 क्यों बार बार पूछता है। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन इस तरीके से फॉर्म कर दे कि बताइए दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट, हाई कोर्ट इज अ जुडिशियल बॉडी एज वेल एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, तो अब क्या होगा, बोथ। ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। ठीक, क्यों, क्योंकि आर्टिकल 227 कह रहा है कि ये अपने लोअर कोर्ट के जो नीचे होंगे इनसे उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी देखेंगे, और जुडिशरी का काम आप 226 में देख ही रहे हैं, बाकी ये सारे जो फैसले दे रहे हैं वो देते रहेंगे। अब आर्टिकल 227, अब 227 हम पढ़ चुके, सॉरी 228। अब 228 ये कहता है कि अगर हाई कोर्ट ये देखे कि इसके नीचे के कोर्ट कुछ ऐसे डिसीजंस दे रहे हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र से क्या है, बाहर हैं, या किसी पे दे दिए हैं, तो केस ट्रांसफर का अधिकार किसके पास है, हाई कोर्ट के पास है। अब देखिए केस ट्रांसफर दो तरीके से होता है, मैंने आपको बताया था कोर्ट में भी। एक कि आपने कोई याचिका दायर की कि सर ये इनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, क्यों, क्योंकि कोर्ट भाई हमेशा तो देखता नहीं रहेगा ना, समझ रहे, बहुत बड़ी व्यवस्था है ये। दूसरा ये कि कोर्ट को खुद ही पता चल जाए, कोई केस मीडिया के थ्रू हाईलाइट हो जाए, तो वो क्या करेंगे, सू मोटो लेके ट्रांसफर कर लेते हैं। और ये किस आर्टिकल में है, ये है आर्टिकल 228 में। इसी के साथ हमारे हाई कोर्ट का जो है मेजर पार्ट खत्म होता है। अब कुछ हम पढ़ेंगे हाई कोर्ट्स की हिस्ट्री, तो देखते हैं अब हम हिस्ट्री ऑफ हाई। तो अब हम पढ़ेंगे हाई कोर्ट्स में कुछ जो चेंज हुए थे। सबसे पहली चीज ये हम पढ़ेंगे 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956। इसमें ये हुआ था कि 2 से ज्यादा पार्लियामेंट के पास एक अधिकार है कि वो किसी कोर्ट को 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के लिए भी एम कोर्ट बना सकता है। एग्जाम्पल के लिए चंडीगढ़, कौन सा, चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ जो हाई कोर्ट है वो किसका किसका हाई कोर्ट है, पंजाब का भी हाई कोर्ट है और हरियाणा का भी हाई कोर्ट है। और यहीं से याद रखिएगा कि पार्लियामेंट ने इसी अमेंडमेंट के साथ गवर्नर भी, जो मैंने जब गवर्नर बताया था तो बताया था कि 2 से ज्यादा राज्यों के या 2 राज्यों के भी आप गवर्नर हो सकते हैं, ये इसी एक्ट के तहत था, 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956। एक क्वेश्चन अगर फैक्चुअल बेसिस पे पूछता है तो वो पूछता है कि इंडिया में टोटल कितने हाई कोर्ट्स हैं, तो टोटल हाई कोर्ट्स कितने हैं, 25। ठीक, अगला क्वेश्चन है ज्यूरिसडिक्शन का, अधिकार क्षेत्र का। अब अधिकार क्षेत्र हाई कोर्ट का बढ़ाया जा सकता है या नहीं, तो आप देखिए ये क्या कर रहा है, पार्लियामेंट अधिकार क्षेत्र बढ़ाया ना, एक राज्य से 2 राज्यों को दिया, तो ज्यूरिसडिक्शन बढ़ाने का अधिकार किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। देखिए क्वेश्चंस आपको इस तरीके से भी बता दिए जाते हैं जिसपे आपको सोचना है, मगर इस तरीके से भी मैं बता देता हूं कि ज्यूरिसडिक्शन बढ़ा। यहां लाइव एग्जांपल तो है कि बढ़ रहा है, लेकिन मैंने नाम नहीं लिया कि बढ़ रहा है। अब यहां जब ले लेता हूं तो वो आपके दिमाग में बैठ जाता है। जब आप क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्स में तो आप देखते हैं कि हाँ ज्यूरिसडिक्शन बढ़ा सकता है, कौन बढ़ा सकता है, तो पार्लियामेंट बढ़ा सकती है। ठीक, दूसरी बात यह कि सबसे पहले जो है 3 हाई कोर्ट बने थे वो 1862 में बने थे, और उस समय कौन कौन सी प्रोविंसेस थी याद करने के लिए, बॉम्बे, बंगाल और मद्रास। फिर अक्सर ये करता क्या है कि चौथा पूछ लेता है, क्यों, क्योंकि ये तीनों तो सबको याद होते हैं कि प्रोविंसेस सेम रही हैं, यही प्रोविंसेस थी तो यही हाई कोर्ट्स थे। चौथा था 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट बना। तो ये सबसे पुराने हाई कोर्ट्स में ये 4 हाई कोर्ट्स आपके आते हैं। अब हम देखेंगे लोक अदालत, सॉरी एक चीज और देख लीजिए उसके बाद लोक अदालत। पहले टाइटल सूट समझ लीजिए, क्यों, क्योंकि पीसीएस इससे कई बार क्वेश्चन पूछा है। टाइटल सूट्स कहते हैं जब लैंड विवाद हो, जब कोई अगर जमीन का विवाद है तो वो क्या कहलाता है, टाइटल सूट। सीधे क्वेश्चन पूछता है कि जमीन के विवाद को टाइटल सूट कहते हैं। अब ये क्वेश्चन क्यों पूछता है, अभी इस पे तो फैसला आ गया, जो बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का केस चल रहा था उस पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। तो एक क्वेश्चन पहले पूछ चुका है कि ये जो भूमि विवाद है, राम जन्मभूमि वर्सेस बाबरी मस्जिद, ये जो विवाद है वो क्या धार्मिक विवाद है, नहीं, ये जमीन का विवाद है। आप इस बात को समझिए, यहां धर्म से जुड़ा है, लेकिन ये विवाद कोर्ट में जब जाता है
तो वो एज अ टाइटल सूट केस के तौर पे जाता है। आपकी भावनाएं जुड़ी हुई है। कोर्ट जो है वो क्या है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल बॉडी है। कोर्ट किसी का पक्षधार नहीं है। इसी वजह से कोर्ट के जो भी फैसले आते हैं वो क्या होते हैं, सर्वमान्य होते हैं। लोगों को ये मानना है और वास्तविकता भी यही है कि कोर्ट क्या करता है, कुछ ऐसे फैसले देता है जो सर्वमान्य हो, जो बेसिस हो किस पे, रीजंस पे, तर्क बुद्धि पे बेसिस हो, ये ना कि धार्मिक भावनाओं पे। ठीक, तो इससे कुछ लोगों की धार्मिक भावनाएं आज भी होती, कुछ लोगों की नहीं भी होती, तो उससे कोर्ट का कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट उस केस को सुन रहा है एज अ टाइटल शूट। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे लोक अदालत और मोबाइल कोर्ट। तो अब हम कुछ पार्ट्स पढ़ेंगे इसके सब ऑर्डिनेट कोर्ट के। सब ऑर्डिनेट कोर्ट जैसा कि आप जानते हैं किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, हाई कोर्ट के। तो इसका पार्ट भी क्या हो जाएगा, पार्ट 6, और चैप्टर अगर आपसे पूछ ले तो ये भी चैप्टर 6। अगर यहां चैप्टर 5 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाई कोर्ट हो जाएगा। अब समझने वाली बात है कि डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट कौन करेगा। तो डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट करेंगे गवर्नर। कैसे करेंगे, उस स्टेट के हाई कोर्ट से सलाह लेके। उस स्टेट के हाई कोर्ट से सलाह लेने का मतलब ये होता है कि वहां उस हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे उनसे सलाह लेने का मतलब, जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी क्षेत्र में आपको क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट करना है। वो अपॉइंट कौन करेंगे, गवर्नर करेंगे, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे उनकी सलाह पे करेंगे। अब क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए कि आप 7 साल तक एडवोकेट हो। दूसरी बात, आप जुडिशियल सर्विस में हो, यूनियन के या स्टेट के, संघ में भी हो सकते हैं और आप स्टेट में भी हो सकते हैं। उन लोगों को और अच्छे से पता होगा जो लोग आप देखते होंगे जुडिशियल सर्विस की तैयारी करते हैं। ठीक है, अब उसमें सबसे जरूरी बस इतनी ही चीजें पूछता है। अब हमको कुछ कोर्ट्स स्पेशल पढ़ने हैं। पहला फास्ट ट्रैक, फिर मोबाइल कोर्ट, लोक अदालत और ग्राम न्यायालय। ये देखिए इस तरीके के क्वेश्चन है जो अक्सर लोग क्लास में नहीं पढ़ाते हैं, और इनसे हर अल्टरनेट ईयर पे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं क्योंकि इनका नेचर बहुत डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे, देखिए पहला क्वेश्चन फास्ट ट्रैक कोर्ट से ये बनता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट किसके रिकमेंडेशन पे बना, तो 11th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पे। आप लोग जानते हैं कि हर फाइनेंस कमीशन कुछ ना कुछ रिकमेंड करती है कि कैसे कोर्ट का खर्च जो है कम किया जाए, कैसे भारत सरकार का खर्च कम किया जाए। उसमें कहा गया कि केसेस इतने पेंडिंग है भारत में कि सबको दिक्कत होती है। भाई अगर मान लीजिए कि आपको किसी सजा के लिए, किसी कृत्य के लिए आपको क्या किया गया, आपके ऊपर केस हुआ, और केस ऐसा है बहुत नॉर्मल सा केस है और वो चला 7 साल तक, तो आप ये बताइए कि आप 7 साल तक ना तो बेकसूर रह पाए और ना ही कसूरवार, तो 7 साल ही आपका टाइम क्या हुआ, पूरे लाइफ का बर्बाद हुआ। तो इस तरीके से, या किसी को जो है न्याय नहीं मिल पा रहा है 7 साल तक, 14 साल तक, इतने केसेस पेंडिंग हैं, तो उसके उपाय के लिए ये कहा गया कि क्या किया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए। और फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है मैक्सिमम क्रिमिनल केसेस के लिए बनाया जाता है। अब क्रिमिनल केसेस के लिए क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि आपने दिल्ली केसेस सुना, दिल्ली के लिए बनाया गया था। इसमें जब केसेस ये होते हैं, ऐसे केसेस हैं जिनका निपटारा ज्यादा जरूरी है। क्यों, क्योंकि इनकी नेचर इनका कैसा है, क्रिमिनल है। जैसे मान लीजिए किसी टेररिस्ट पे, अब किसी टेररिस्ट के खिलाफ पब्लिक में इतना आक्रोश होता है कि आप सही नहीं सकते कि 20 साल तक वो मतलब झूठ मूठ का, उसको फांसी होनी चाहिए, डेथ सेंटेंस की अगर बात चल रही है, और 20 साल बाद हुई, तो 20 साल तक उसका डेथ सेंटेंस फिर क्या मतलब रह गया, ऑलमोस्ट उसकी लाइफ खत्म हो गई। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो किसके लिए बनाया गया, क्रिमिनल केसेस के लिए। और दूसरा इसमें किया ये गया कि एडजर्नमेंट इसमें अलाउ नहीं किया गया। फास्ट ट्रैक का ही मतलब होता है तेजी से, मतलब ये है, जैसे सुने होंगे हिंदी फिल्म के डायलॉग है, तारीख पे तारीख, वो जो है यहाँ अलाउ नहीं है, एडजर्नमेंट अलाउ नहीं है कि अब 1 महीने बाद आइएगा। हाँ, 1 दिन में नहीं हुआ तो जस्ट अगले दिन, एडजर्नमेंट का हिसाब किताब नहीं है। सीधे क्वेश्चन पूछता है क्या एडजर्नमेंट फास्ट ट्रैक में अलाउ है, तो वो नहीं है। ठीक, अब अगला आ जाइए मोबाइल कोर्ट। मोबाइल कोर्ट सबसे पहले ये पूछता है कि किसका मानसिक पुत्र है, ब्रेन चाइल्ड किसका है, तो ये ब्रेन चाइल्ड है साइंटिस्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का। किसका है, कलाम सर का है, जो इंडिया के प्रेसिडेंट भी थे। ये इनका ये सोचना था कि क्यों ना कुछ ऐसा सेटअप बनाया जाए जिससे लोगों को आराम से न्याय मिल जाए।
भाई आपको परेशानी, आपको अगर न्याय नहीं मिला, मान लीजिए कि आपके खिलाफ चोरी का केस है, एक सिंपल सा चोरी का केस है, और आपने किया हो या ना किया वो अलग बात है, मैं मान लेता हूं आपने नहीं किया और आपके ऊपर वो केस चला गया, तो आप उस गिल्ट में तो रहेंगे ना। उस जितना जल्दी वो केस खत्म होगा क्या होगा, आपको क्या होगा, एक मेंटल पीस मिलेगी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कलाम सर ने मोबाइल कोर्ट की बात की थी। अब अगला आता है लोक अदालत। इससे देखिए हर बार क्वेश्चन पूछता है, लोक अदालत क्या इंपॉर्टेंट रखता है। लोक अदालत ये कहता है कि लोक अदालत में दोनों पार्टीज का क्या होना चाहिए, कंसेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंसेंट होना चाहिए। किसका किसका, दोनों पार्टी का। अब ये दोनों पार्टीज क्या है भाई, कहीं भी आप केस लड़ते हैं तो किसी के खिलाफ लड़ते हैं ना, दो पार्टीज होती हैं, दोनों पार्टीज अगर सहमति देती हैं कि हम इस कार्य के लिए लोक अदालत रख सकते हैं तो वो लोक अदालत होती है। और जैसे ही आपने कंसेंट दे दिया, आपके लोक अदालत का जो भी फैसला होगा वो फाइनल एंड बाइंडिंग होगा। आप उसके लिए फिर ना हाई कोर्ट जा सकते हैं ना सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये बात लोक अदालत में ध्यान रखिएगा, ये सीधे पूछता है। तो लोक अदालत इतना इंपॉर्टेंट हो गया। तो इसमें केसेस कैसे आएंगे, सिविल। कैसे आएंगे, सिविल केसेस। और क्या आएंगे, कंपाउंड। कौन से, कंपाउंड क्रिमिनल केसेस। अब देखिए यहां पे कंपाउंड क्रिमिनल केसेस क्यों है, क्योंकि मान लीजिए किसी की आपने हत्या की, ऐसा करिएगा मत, मान लेते हैं कि आपने किसी की हत्या की, वो क्रिमिनल केस हुआ, और आपने क्या किया, कहा कि हम इसके लिए लोक अदालत बैठाएंगे, और लोक अदालत में दोनों पार्टियों ने कहा कि नहीं नहीं इनको सजा नहीं होनी चाहिए। दूसरी पार्टी ने किसी दबाव में या कुछ भी करके वो क्या कर दिया कि इनको सजा नहीं होनी चाहिए। तो इसका प्रावधान, ये सब उल्टा सीधा काम ना हो, इसीलिए इनको कर दिया गया। ऐसे कंपाउंड क्रिमिनल केसेस जो मतलब नाम मात्र के हो, जैसे मान लीजिए कि दो पक्षों की लड़ाई में किसी का हाथ टूट गया, तो ये उतनी बड़ी बात नहीं है, या आपको जो है मोच आ गई, ये बातें, ऐसे केसेस क्रिमिनल के सर फूट गया कि लंबा ना चले, वो कंपाउंड क्रिमिनल में आते हैं। आपने किसी की हत्या कर दी, हत्या का अटेम्प्ट जो है, ये सब नहीं आएगा, ठीक। इसलिए मैक्सिमम मान के चलिए इधर जाता ही नहीं है मामला, सिविल ही रह जाता है। तो एक क्वेश्चन ये भी यहीं से पूछ देता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जहां सिविल कोड है यूनिफॉर्म, गोवा, ठीक है। तो लोक अदालत, अब लोक अदालत देखिए इंपॉर्टेंस है, आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं जा सकते, तो इसके जो जज होते हैं वो सिटिंग जज होते हैं या रिटायर्ड जज होते हैं, ठीक। ये भी बात को याद रखिएगा कि सबसे जरूरी इसमें क्या है, सहमति दोनों पार्टियों की, कंसेंट ऑफ बोथ पार्टी। जब तक कंसेंट नहीं होगा, जब तक सहमति नहीं होगी, तब तक लोक अदालत उस मामले में नहीं बैठेगी, ठीक। तो सीधे सवाल पूछता है कि कंसेंट जरूरी है या नहीं, सहमति जरूरी है कि नहीं। तो दोनों पार्टी जब सहमत हो गए कि इस मामले में लोक अदालत बैठेगी, तो यह कंफर्म हो जाता है कि अब आप आगे नहीं जा सकते। और वो पूछ लेता है क्या क्रिमिनल केसेस होंगे, तो हाँ होंगे, लेकिन कंपाउंड, उसके जिसके नेचर थोड़े माइल्ड, मतलब माइल्ड से भी और इधर एकदम हल्का। अब अगला आ गया ग्राम न्यायालय एक्ट 2008। ये ग्रामों में न्यायालय की बात कर रहा है, इस सोच के साथ 2008 में आया था कि आपको ग्रास रूट लेवल पे क्या मिले, न्याय मिल सके। मतलब जैसे होता ये है कि गांव के लोग हैं, अब हाई कोर्ट कहाँ है, मान लीजिए यूपी का हाई कोर्ट है तो इलाहाबाद है, कोई बागपत रह रहा है, कोई रामपुर रह रहा है, कोई बलिया रह रहा है, तो वो क्या है, बहुत दूर हो गया। या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कहाँ है, उससे काफी दूर है। जिले भाई छोटे छोटे जिले तो है नहीं, आपको डिस्ट्रिक्ट पहुंचने के लिए भी 30 किलोमीटर हो गया। अब जरूरी नहीं कि गांव के किसान के पास ये साधन हो, इतना समय हो। इस सोच के साथ क्या आया था, ग्राम न्यायालय 2008 लाया गया। और क्वेश्चन इससे ये पूछता है कि ग्राम न्यायालय में कैसा होगा, क्या सिविल मैटर सॉल्व होंगे या क्रिमिनल, तो यहां भी आंसर होगा बोथ। क्या आंसर होगा, बोथ। लेकिन यहां के डिसीजन फाइनल एंड बाइंडिंग नहीं होंगे। इसी के साथ हमारा जुडिशरी का पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। अब हमने देख लिया कि जुडिशरी एपेक्स लेवल से ग्रास रूट लेवल तक हम पढ़ चुके हैं, और हमने एग्जीक्यूटिव में भी और विधायिका में भी क्या पढ़ चुके हैं, एपेक्स लेवल पढ़ चुके हैं। अब हमको ग्रास रूट लेवल पढ़ना है, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पंचायती राज। इसी के साथ धन्यवाद।